हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम यूनिकन्स। तो आज हम अपना हिंदी का एक नेक्स्ट यानी कि 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगे। आज आप सभी को जर्नल पार्ट है ये, जिसमें व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं, उसको हम डिटेल में करेंगे ताकि अगर रिपीट हो जाता है क्वेश्चन तो आप छोड़कर ना आए, और बाकी कॉन्सेप्ट जो है वो भी कवर करेंगे ताकि उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न आए, कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो उसको भी छोड़ के ना आए। एस्टेट का एग्जाम बहुत नियर है, बहुत पास है, तो आप सभी हमारे चैनल पर विजिट करके एस्टेट हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। सीडीपी क्लासेस अगर टाइम लगा तो मैं आप सभी के लिए बनाऊंगी, वरना हिंदी क्लासेस तो इतनी सारी है कि आप अच्छे से करोगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। हिंदी लेवल 2 की क्लासेस प्रॉपरली डाली हुई हैं, और नॉर्मली ग्रामर की जो क्लास है वो डाली हुई है। कल भी डाली थी ग्रामर की एक क्लास जर्नल हिंदी के नाम से, तो वो बहुत आप सभी ने प्यार दिया उसको। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, सीख लेते हैं। हमें जो है यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न दे रखा है कि किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। हमें पता है संज्ञा जो है, संज्ञा के 3 भेद हैं आपका, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में द्रव्यवाचक, और आपका जो है एक और है उसे बोलते हैं, अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक और होता है, तो उन ये होते हैं आपकी। अब देखो यहाँ पर पूछ रखा है कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी हुई है। तो अगर हम बचपन देखें तो बचपन जो शब्द है किससे रिलेट है, बच्चे से है ना, बच्चा। तो बच्चा जो है वो केवल एक बच्चे को संबोधित, स्पेसिफिक एक बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो बहुत सारे जो बच्चे, कोई भी बच्चा उसके अंदर आ सकता है। राम आ सकता है, श्याम आ सकता है, राधा आ सकती है, गीता आ सकती है, कोई भी बच्चा आ सकता है। तो वो एक कैटेगरी की बात कर रहा है। जब कैटेगरी की बात होगी, समूह की बात होगी, तो जातिवाचक होगा। कैशोर्य, कैशोर्य जो है किशोर से बना है। किशोर जो होता है वो भी जो युवा जो बच्चे होते हैं उनको किशोर बोलते हैं, तो वो भी जातिवाचक है। जो मातृत्व है वो आपका माता से बना है, और माता जो है, मेरी माता, आपकी माता, सब ये किस में आती हैं, ये एक कैटेगरी में आती है, मदर की कैटेगरी, माता की कैटेगरी में भी जातिवाचक है। और ईश्वर को हमेशा से आपको ध्यान रखना, ईश्वर एक माना जाता है, उस आधार पर जो है संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा ईश्वर को मान लिया जाता है कि ईश्वर जो है कि एक ईश्वर की बात हो रही है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कोई ये सोच लेता है कि ईश्वर में तो जैसे अगर देखें तो राम अलग है, जो हमारे कृष्ण भगवान अलग है, राधा जी जो है वो अलग हैं, और इसी तरीके से अगर दूसरे रिलीजन की बात करें तो उसमें सबके अलग अलग हैं। पर इस आधार पे ना मानकर ईश्वर को एक आकार माना जाता है, उसको लेकर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ऐश्वर्य जो बना है आपका, ये भाववाचक संज्ञा है, ये सारी की सारी भाववाचक संज्ञा, पर ऐश्वर्य जो है ईश्वर से बना, और ईश्वर जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। तो संकेतार्थक वाक्य, वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले उनको कर लेते हैं ताकि आप जो है आसानी से कर पाए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, वाक्य के आपके 8 भेद हैं। वाक्य की आपके कितने हैं, 8 भेद हैं। ये रहा, विधानवाचक, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छार्थक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मय आदि बोधक वाक्य। अब देखिए, विधानवाचक जो नॉर्मल वाक्य है उससे आप रिलेट करके चलना है कि जो नॉर्मल बात है जिसमें कर्ता जो है कोई ना कोई कर्म करते हुए दिखाया रखा है, या फिर कर्ता के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो क्या आपका विधानवाचक वाक्य, नॉर्मल सा वाक्य जो होगा विधानवाचक वाक्य। जैसे प्रीतम मेरा मित्र है, तो यहाँ पर क्या है, बता रखा है कि किसका मित्र कौन है, इस तरीके से नॉर्मली एक बात बताई हुई है, तो वो आपका विधानवाचक वाक्य में आ जाएगा। निषेधवाचक वाक्य, निषेध से आपको ध्यान रखना, निषेध का मतलब मना होता है, यानी कि जहां पर भी आपको नहीं दिखाई देता वाक्य में, वो निषेधवाचक वाक्य है। मैंने खाना नहीं खाया है, इस तरीके से। आज्ञावाचक में आज्ञा का, हमें जो है कुछ ना कुछ आज्ञा दी जा रही है, या किसी को भी जो आज्ञा देने की कुछ भी हमें अनुभूति हो रही है, तो वो आपका आज्ञावाचक। जैसे राजेश अपना कमरा साफ करो, ठीक है, यहाँ पे आज्ञा दी गई है, इस तरीके से जो है आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहाँ क्या है, प्रश्नवाचक को डिनोट करता है। इच्छार्थक, जहाँ पे इच्छा दिखाई जा रही है, तुम्हारा कल्याण हो, आप सभी का आप सभी का एस्टेट का जो पेपर है वो, उसमें आप सभी कामयाब होते हैं, ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इच्छा है, ठीक है। अब है संदेहवाचक, संदेह और संकेत, इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, आज इसको दूर करेंगे। विस्मय आदि बोधक जो है उसमें अरे यह क्या हो गया, तो जो ये अरे है, वाह, इस तरीके से जो विस्मय आदि जो चिन्ह होते हैं या जो शब्द है वो आपका जहाँ पर आ रही है वो विस्मय आदि बोधक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो यहाँ पर पूरी श्योरिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, यानी कि संदेह की बात हो रही है, तो वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है संदेहवाचक वाक्य। तो आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ ये हो गई। दूसरा संकेत वाचक वाक्य कौन सा है,
अगर हम कहें तो अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती, यानी कि अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, एक जो है ये संभावना प्रकट की जा रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा, इस तरीके से। तो संदेहवाचक में क्या है कि हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात थोड़ी सी हो रही है, संदेह, हमें अपनी बात पे थोड़ा सा डाउट है, संदेह है। अब फटाफट से उस क्वेश्चन पे आते हैं और उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा था कि किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है। तो सबसे पहले देखो, प्रियतम मेरा मित्र है, विधानवाचक वाक्य हो गया। यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, तो ये संकेतार्थक है। तुम आओ तो मैं चलूँ, अगर तुम आओगे इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर तुम आओगे तो ही मैं चलूँगा, है ना, यही निकल के आ रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या है, संकेत दे रखा है एक तरीके से कि तुम अगर ये करोगे तो मैं भी यही करूँगा, इस तरीके से संकेत है। अगर हम देखें संदेहवाचक में, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, तो ये आपका संदेहवाचक हो गया। राजेश अपना कमरा साफ करो में आज्ञावाचक वाक्य है। तो संकेत और संदेह में बस यही है, संदेह में आपको क्या है कि डाउट रहता है कि ये चीज़ होगी नहीं होगी, इस तरीके से आप बस डाउट वाली बात कहते हैं 50-50%, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसकी पूरी श्योरिटी इस तरीके से। और अगर संकेत की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ संकेत दिया होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है विलीन। विलीन जो है आपका शब्द, ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्यय क्या होती है जो हमारे शब्द के बाद में लगकर क्या करती है, हमारे शब्द को एक अलग जो अर्थ है वो प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर जो विलीन है उसमें उपस्वर्ग लगा हुआ है, वी प्लस में लीन, ये विलीन जो है इससे बना है ये शब्द। तो उपस्वर्ग लगा हुआ है और यही चीज़ बतानी थी कि किसमें जो प्रत्यय जो है सही नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है यही हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है समास को लेकर, समास विग्रह को लेकर। तो यहाँ पे देखते हैं भुजग। भुजग जो होता है, जैसे भुजांग आसन होता है, तो भुजांग आसन कैसा होता है, कोबरा पोज जिसे बोलते हैं, और ये एक सांप के नाम पे रखा गया है ना। तो भुजग जो है वो सांप को कहा जाता है। तो यहाँ पर भूमि में जन्म लेने वाला भुजग नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल इनकरेक्ट दे रखी है। अब खुद भी लगा जग लिख रखा है, जग, तो जन्म लेने वाला तो कोई अर्थ प्रदान कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। और ये बहुव्रीहि समास है, जब अर्थ जो है वो जग का खुद का स्पेशली अर्थ कुछ और हो और डिनोट किसी और से कर रखा हो, तो वो क्या होगा, आपका बहुव्रीहि समास है। अब देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति होती है, देश के द्वारा भक्ति नहीं होती है। पूरा देश मिलकर देश के द्वारा भक्ति थोड़ी ना करे, देश के लिए भक्ति हम करते हैं। के लिए हमारा संप्रदान तत्पुरुष होता है, आपको ध्यान रखना, संप्रदान तत्पुरुष जो है के लिए होता है। पशु बलि, पशु की बलि है, पशु के लिए बलि नहीं है। पशु के लिए हम कोई बलि नहीं दे रहे हैं कि पशु को जरूरत थी और हमने बलि दे दी, जरूरत तो हमें थी इसीलिए हम पशु की बलि दे रहे हैं, ठीक है। तो ये संबंध वाचक की जो है आपका विभक्ति चिन्ह, संबंध जो है वाचक बोल दिया मैंने, सॉरी, संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। हथकरघा, हथकरघा, हथ जो है हाथों से चलाने वाला जो करघा होता है, हथकरघा होता है। और ये जो है से आपका जो है करण तत्पुरुष हो जाएगा। करण जो है यहाँ पे आपका क्या रखा है, कारक चिन्ह करण है, ठीक है, इससे हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न है उपस्वर्ग हमें छांटना था, जहां पर अनु नहीं लगा हुआ है, अनु से नहीं बना हुआ है। उपस्वर्ग होते हैं सबसे पहले लग के शब्द के शुरुआत में लग के शब्द का एक अर्थ, नया अर्थ प्रदान कर देते हैं। तो आनुपातिक में हमें लगता है कि अनु होगा, नहीं, अनु प्लस में पात प्लस में इक, पात मूल शब्द है, ईग जो है प्रत्यय लगा हुआ है और अनु जो है इसका उपस्वर्ग है, ठीक है। प्रत्यय और उपस्वर्ग एक जगह भी लग सकते हैं, एक मूल शब्द में भी लग के अर्थ प्रदान कर सकते हैं। अनुदित, अनुदित में अनु प्लस में उदय, उदय जो है मूल शब्द है और इसमें इत जो है प्रत्यय लगा हुआ है, ये इत जो बना हुआ है ये प्रत्यय लगा हुआ है और अनु जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है। अनुरंजक, अनुरंजक में रंज जो है वो आपका क्या है, वो मूल शब्द है, अक जो है आपका प्रत्यय है और अनु जो है आपका उपसर्ग है। अनुदात जो है आपको ध्यान रखना है, उदात, अनु को तोड़ देते हैं तो क्या दात कुछ बनता है या फिर उदात होना चाहिए इसका, है ना। तो उदात जो है अन प्लस में दात से बना है। आगे बढ़ते हैं और अगला देते हैं। अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें से विकल्प सही नहीं है, तो वो बोल रखा था रीड का उच्चारण मुद्रा है, तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका उच्चारण मुद्रा है। अगला बोल रखा है यहाँ पे, अगले वाले देखते हैं, विसर्ग ध्वनि की गणना नास के वर्णों में की जाती है। नास के यानी कि जो नाक से बोलने वाले हैं, पर नाक से बोलने वाले विसर्ग नहीं है। अगर हम देखें मूलतः, मैंने यहाँ पे मूल और ये विसर्ग लगा दिया, तो मूलतः
ह की ध्वनि हमें प्रकट हो रही है। तो आपको ध्यान रखना है इसका उच्चारण ध्वनि क्या रहता है, विसर्ग का ह रहता है, ना कि नाक से बोलने वाला ह। ह हमारा नाक से नहीं बोला जा रहा है, ह मैं नाक बंद करके बोल लिया। अब देखो अयोग वाह जो है विसर्ग को क्या है, अयोग वाह बोला जाता है। अयोग वाह जो है उसमें अनुस्वार और विसर्ग दोनों आ जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अयोग वाह ऐसे होते हैं जो ना तो स्वर में काउंट होते हैं ना ही व्यंजन में काउंट होते हैं। तो अनुस्वार जितने हैं और विसर्ग जो है आपका अयोग वाह है, ये ध्यान रखना है। ये और वह जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपके अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर इनको बोला जाता है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। यानी कि आधा हो, जैसे कि इसे भी ध्यान रखो, यन संधि में जो है यह आधा बन जाता है, वह जो है वो भी आधा बन जाता है ना, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। डे और ढ जो है आपका उपेक्षित वर्ण है, बिल्कुल करेक्ट है ये चीज भी। आगे देखते हैं वर्ण को लेकर डिटेल में मैंने एक जो पीवाईक्यू करवाया था उसमें करवा रखा है, तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। दोबारा वर्ण को डिटेल में कराना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। अगला देते हैं किस विकल्प में विदेश जो शब्द है पूरे किस्सा, स्कूल और हमला, इनमें जो है जो विदेश शब्द है तीनों के तीनों है। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में अगर देखें तो कोवा जो है, कोवा को काक बोला जाता है, हमने संस्कृत में पढ़ रखा है काक बोला जाता है। वायस और पिशून बोला जाता है, ध्यान रखना है। पर ये जो बाकी के जो हमें दे रखे हैं तो इसमें अतिसौरभ मतलब बहुत ज्यादा उसमें रस भरा हुआ अतिसौरभ, इस तरीके से याद कर सकते हो, आम का पर्यायवाची है, ठीक है। रसाल जिसमें रस होता है। आम्र के पत्ते, आम्र हमें पता है, तो आम्र जो है वो भी संस्कृत का शब्द है। मदूत है ना, मधु से भरा हुआ, मधु का दूध भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, तो ये आम है। सहकार भी आम को बोला जाता है, तो ये आम की है। तो यही चीज हमें जो है यहाँ पे पर्यायवाची का सही नहीं दे रखा था, वो हमने देख लिया। वायस और पिशून और काक जो है कौवा है। अहंकार को दंभ, दर्प और मद बोलते हैं, ठीक है। मद यानी कि एक नशा चढ़ गया हमारे ऊपर, इस तरीके से हो सकते हैं। दर्प हो गया है, दंभ हो गया है। जीव को वाचा, रसना और वाणी। रसना, हम रसना किससे पीते हैं, रसना पीते हैं ना ऑरेंज कलर की जो आती है, तो जीभ से पीते हैं, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। रसना हो गया, वाणी हो गया, वाचा हो गया। किरण को रश्मि बोला जाता है। बहुत हिंदी की हम कविताएं पढ़ते हैं उसमें रश्मि जो है बहुत प्रयोग किया कर रखा है कवियों ने। मयूख बोला जाता है किरण को, ध्यान रखना। और प्रभा तो आपको पता ही है किरण को बोला जाता है। तो मयूख एक नया वर्ड देखने के लिए मिला है जो क्या है, किरण को बोला जाता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। परिणामवाचक विशेषण आपको ध्यान रखना है कि क्या होती है, जो यूनिट्स की बात करती है, यूनिट की बात करती है, किलोमीटर की बात करती है, या फिर कोई भी यूनिट आ जाती है उसकी बात करती है। तो ये जो है दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। विशेषण को लेकर डिटेल में मैंने कई बार बताया है और हर बार बताया है। विशेषण 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि आज जो है आपका टेस्ट है, इस तरीके से सोच सकते हो और आप कमेंट बॉक्स में बताइए। विशेषण में आपका गुणवाचक विशेषण होता है, आपका परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण और स्वरनामिक विशेषण है। तो गुणवाचक में नॉर्मली कोई ना कोई गुण या दोष बताया जाता है, ठीक है। परिणामवाचक विशेषण जो है आपका यूनिट्स के लेकर बात करता है। निश्चित परिणामवाचक भी होता है और अनिश्चित भी होता है ना, अनिश्चित भी होता है। तो अनिश्चित में क्या है, पूरी हमें जो है श्योरिटी नहीं होती, पर यूनिट्स में ही हम उस चीज को काउंट कर सकते हैं। काउंट दोनों में करना है। निश्चित यानी कि अगर मैंने कहा 1 किलो चीनी, ये निश्चित है कि ये क्या है 1 किलो ही है, नपवा रखी है ना हमने। पर अगर मैंने बोला थोड़ी सी चीनी, ये आपका अनिश्चित हो जाएगा। चीनी जो है किस में काउंट होगी, किलो में ही काउंट होगी, यूनिट में ही काउंट होगी, पर मुझे नहीं पता है कितनी है, तो थोड़ी सी बोल दिया, तो ये आपका क्या है, अनिश्चित है। पर अगर कोई चीज़ हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वह संख्यावाचक में आ जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें बोला जो परिणामवाचक विशेषण है उसका प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो मैं नीली कमीज नहीं पहनता, तो नीली कमीज की विशेषता बता रखी है कि वो नीली है, नीले रंग की है, ये गुणवाचक विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, तो बहुत ओले गिरे, तो ये जो ओले हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काउंट कर सकते जो है इसमें बोल रखा था परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ओले जो है हम उसको काउंट कर सकते हैं ना। तो जो ओले गिरे हुए हैं तो हम अगर उसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 इस तरीके से नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ओले अगर हम काउंट करेंगे, मानो अगर हमने वो भी कर लिए, तो बहुत ओले गिरे, ये अनिश्चित परिणामवाचक हो जाएगा, ध्यान रखना आपको, ठीक। खेल का मैदान लंबा है, तो मैदान कैसा है, लंबा है, तो ये आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। दिनेश अच्छा गायक है, तो कैसा गायक है दिनेश, एक अच्छा गायक है, तो ये इसकी विशेषता बता रखी है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विपत्ति के समय थोड़ी सी सहायता भी बड़ी होती है, तो ये क्या, डूबते को तिनके का सारा साफ तौर पे पता चल रहा है। और आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस वाक्य में स्वरनाम संबंधी अशुद्धि है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो मेरे को नहीं होगा, ये हम यूज कर लेते हैं नॉर्मली, पर नहीं, मुझे
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, इस तरीके से होगा, मुझे होगा ना कि मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। और बाकी ठीक है। विलोम की दृष्टि से अगर देखें, बद्ध को नेक बोलते हैं, विस्तृत को संक्षिप्त बोलते हैं। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा और संक्षिप्त थोड़ा सा, है ना। मधुर का जो है कटु होता है, मधुर मीठा और कटु कड़वा हम बोल सकते हैं। दुष्चरित्र जो है उसका निश्चरित्र नहीं है, उसका सच्चरित्र होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है क्रिया को लेकर। अकर्मक क्रिया को पहचानने का क्या का आंसर जब नहीं मिलेगा तो वो क्या रहेगा, अकर्मक क्रिया। भिखारी सड़क पर चिल्ला रहे थे, क्या चिल्ला रहे थे, तो आप कहेंगे भिखारी नहीं, भिखारी कौन का आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, कौन चिल्ला रहे थे तो भिखारी होगा, क्या चिल्ला रहे थे ये नहीं पता चल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए द्विकर्मक, जिसमें दो कर्म दिखाई दे, एक तो क्या का आंसर पता चलेगा और एक को विभक्ति चिन्ह जो है उससे उसका जो है उसका आंसर पता चलेगा। जैसे द्विकर्मक में अगर देखें, राधा श्याम को पत्र लिखती है, क्या लिखती है, पत्र लिखती है, तो ये तो एक कर्म हो गया। और को से पहले वाला जो है ये भी आपका एक कर्म है, तो ये द्विकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया बोल रखे हैं, बगीचे में मोर नाच रहा है, क्या नाच रहा है, इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए ये आपका गलत है। अब यहाँ पे पूर्वकालिक जो क्रिया है इसको लेकर मैंने आपकी कल की जो क्लास हुई थी उसमें बताया था पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जिसमें दो कार्य, एक कार्य आपका समाप्त हो चुका है, एक कार्य तो समाप्त हो चुका है, दूसरा कार्य स्टार्ट हो चुका है, वो आपका क्या होता है, पूर्वकालिक है। दो कार्यों की बात हो रही है और इसको पहचानने की सिंपल सी ट्रिक है, कर जो है आपको वो प्रत्यय लगा हुआ दिखाई देगा, फिर कर दिखाएगा या फिर करता या कर, इस तरीके से। वह विद्यालय से आकर खाना खाएगा, तो दो कार्य है, एक तो विद्यालय से वो आएगा और दूसरा वो खाना खाएगा, तो कर यहाँ पे लग के इसको पूर्वकालिक क्रिया प्रदान कर रहा है ना, तो ये करेक्ट है हमारा। आगे बढ़ते हैं, किस विकल्प में संधि विच्छेद अनुचित है, तो ऋतिरंश जो है इसमें विसर्ग नहीं आएगा, इस तरीके से होगा, यही चीज़ थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है, तो संगत नहीं है थाली का बैंगन होना। थाली का बैंगन यानी कि अस्थिर विचार वाला, यानी कि कभी कहीं पलट जाना, कभी कहीं पलट जाना, कभी किसी के पाले में चले जाना, कभी किसी का पक्ष ले लेना, ऐसा व्यक्ति जो कहीं का नहीं होता है, जो एक तरीके से दोगला होता हम बोल सकते हैं ना, तो ये जो थाली का बैंगन होना। नहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना, जब जिस जवाब की जरूरत थी, जिस आंसर की जरूरत थी, हमने वहां पर वो उसको बोल दिया, सुना दिया, तो वो क्या, नहले पर दहला मारना। बत्तीसी बंद करना यानी कि चुप हो जाना, है ना। सिर का पसीना ना पाँव तक आना, यानी बहुत कठिन परिश्रम कर डालना, तो ये जो है इस तरीके से आप सभी के बहुत ही कम टाइम में मैंने आप सभी के करवा दिए हिंदी के सारे प्रश्न। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप सभी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना बनता ही है। तो अब मिलती है नेक्स्ट क्लास में, आप सभी बता सकते हैं, अपना सजेशन भी दे सकते हैं मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड। और